हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का वीडियो इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के लिए है। जो एक क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के गाइडलाइंस और उनके जो मॉडल पेपर हैं उसमें बहुत इसको प्राथमिकता दी गई है और इसे चुना गया है। और ये क्वेश्चन 100% इस साल आने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं दोहराएंगे, नहीं सीखेंगे तो पछताना पड़ेगा, ये 100% श्योर है। आइए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए कैसे सॉल्व किया जाएगा, और इसका सलूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने ध्यान दिया तो ये क्वेश्चन आपको सर्दियां एग्जाम में मिलेगा। ये जो मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट बोर्ड 2023 में होने वाला है, वो उस पेपर में ये क्वेश्चन आएगा 100%। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये जो मैट्रिक्स ए दिया गया है, जरूर इससे इस इक्वेशन से मिलान कर लेना चाहिए कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है क्या इस मैट्रिक्स में वो दिया गया है कि नहीं। क्योंकि मिलान नहीं करने से अगर एक भी साइन इसमें गलत हुआ तो सारा का सारा कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मिलाइए। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देखिए, 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, 1 1 - 2, और 11 - 5 3b के रूप में हम जानते हैं। 11 - 5 3 को लिख लेते हैं। और हमें पता है इसका जो फार्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A यानी वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, और X इज इक्वल टू A इनवर्स B, और इसी से हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों। तो इसकी वैल्यू का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, और किसी रो या कॉलम में इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस रो में सॉल्व करते हैं तो पहला ये 2, और इस रो ये कॉलम और ये रो जाएगा 2 2 जा -4, और माइनस पहले से साइन होता है और माइनस से माइनस मिलके प्लस अर्थात 4। फिर माइनस पहले से और ये -3 दिख रहा है, इसमें ये कॉलम और ये रो जाएगा तो 3 2 जा -6 और -4, तो ये हो जाएगा -4। देखिए फिर से गलती हो रहा, ये हुआ माइनस का -3, ये रो और ये कॉलम जाएगा 3 2 जे -6, और ये -4 है तो माइनस माइनस मिलके ये +4 होगा, और फिर से ये 5 इस ब्रैकेट में होगा, ये कॉलम और ये रो जाएगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, अर्थात 3 - 2। तो फाइनली हुआ 2 × 0, ये +3 हो गया, और ये हो गया -2, और ये फाइनली हो गया 5 × 1। तो कितना वैल्यू आ गया? -6 + 5 -1, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स -1 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये नॉट इक्वल्स टू 0, यानी नॉन सिंगुलर हो गया, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, अर्थात कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आएगा। तो सबसे पहले हम इस जितने भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स के दिखाई दे रहे हैं उन सब के कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का कलेक्शन लिख करके ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा। तो आइए हम इसे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में aij होता है, और ये होता है -1 to the power I + j, और माइनर imij। माइनर का मतलब होता है कि जो रो और कॉलम चला जाता है उसमें जो बचता है उसको माइनर कहते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं a11। ध्यान दें, -1 to the power रो और कॉलम को जोड़ेंगे तो अगर इवन होगा तो प्लस आएगा और ऑड होगा तो माइनस आएगा। हमारा सारा ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए कि ये 1 1 है तो 1 + 1 2 होगा, इसलिए इवन है तो ये प्लस होगा, और
2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग। A11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ 2, इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ 2, और ये रो और ये कॉलम जाएगा तो यही मिलेगा, अर्थात 2 1 -4 एंड -2। तो फाइनली हुआ -4, ब्रैकेट में प्लस है तो लिख नहीं रहे हैं, और +4, यानी ये 0 मिल गया। A12 का मतलब 1 + 2 यानी 3 इवन हुआ और ऑड हुआ तो नेगेटिव होगा, और फिर इसके सामने अर्थात 1 2 का मतलब कोफैक्टर ऑफ -3, तो ये कॉलम ये रो जाएगा, ये आएगा 3 1 -4 -2। फाइनली माइनस के सामने -6 + 4 अर्थात -2 और माइनस मिलके केवल 2 आएगा। A13 का मतलब हुआ 4 यानी इवन, तो इवन का मतलब पॉजिटिव। अब हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन और कर लीजिए। 13 यानी कोफैक्टर ऑफ 5, ये रो कॉलम है ये रो जाएगा, ये आएगा 3 1 2 1, तो हो जाएगा 3 - 2, प्लस बाहर है, और 3 - 2 1 अर्थात +1। अब हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे इसको। A21 अर्थात 2 + 1 3, ऑड होगा तो माइनस लिखेंगे और डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए 3 21 का मतलब कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 के सामने का रो और ये कॉलम जाएगा, तो देखें 3 2 जा 6 अर्थात ये +6 होगा, और -5, देखें ये रो और ये कॉलम जाएगा, ये 6 होगा, +6 और -5 अर्थात 1 यानी -1। A22 का मतलब हुआ 2 + 2 4 यानी इवन होगा, तो प्लस होगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, इस 2 के सामने वाली रो और कॉलम जाएगी, तो 2 2 जा -4 और -5 यानी ये हो गया -9। -4 -5 करेक्ट है। A23 अर्थात 2 3 + 5 होगा, ऑड है तो नेगेटिव होगा, ब्रैकेट लगाइए, और इसका मतलब हुआ 2 3 कोफैक्टर ऑफ -4, कोफैक्टर ऑफ -4, ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 2 होगा, और -3 अर्थात +3, ये होगा -5। A31 का मतलब हुआ प्लस, ये 4 हो गया, 4 का मतलब प्लस क्योंकि इवन हो गया, और कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ 1, ये कॉलम ये रो जाएगा, तो 12 होगा -10 अर्थात ये हो गया 2। A32 का मतलब हुआ माइनस क्योंकि 5 होगा, 5 ऑड होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ 1, ये कॉलम ये रो जाएगा, -8 और -15, तो ये 23 होगा, अर्थात 23 प्लस में आएगा। A33 अर्थात 6 का मतलब प्लस होगा, ब्रैकेट लगाइए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ -2, तो 4 - 9, 4 - 9 तो +9 होगा, अर्थात ये 13 आ गया। कोफैक्टर्स निकल गया सबका। अब इसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे, AIJ का मैट्रिक्स होगा, जिस क्रम में हम लोग निकाला उस क्रम में लिख लिया जाए, 0 2 1 -1 -9 एंड -5 2 23 एंड 30। इसका एडजॉइंट हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये होगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब हमारे पास ए इनवर्स निकालने का समय है।
ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, और -1 है तो माइनस बाहर निकाली लगा दीजिए, 0 -1 2 2 -9 23 और 1 -5 एंड 13, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स आ गया, अब हम लोग आसानी से फॉर्मूला लगाएंगे और ये खत्म हो जाएगा। 0 -1 2 2 -9 23 1 माइनस एंड 13। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x ए इनवर्स बी पहले फाइंड कर ले हम लोग। ए इनवर्स हमारे सामने लिखा हुआ है माइनस के साथ, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 एंड 13। अब इसके सामने हम b भी लिखते हैं, 11 -5 -3, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए, 0 रो टू कॉलम 0 +5 और -6, 0 +5 -6 अर्थात -1, 2 22 45 और 23 69, और ये हो जाएगा 11 + 25 और 13 से इसमें गुणा होगा तो 39 होगा। कैलकुलेट कर लीजिए, x की वैल्यू, इस x का मतलब होता है x y z, और ये होगा फाइनल वैल्यू, ये -1 पहले से है तो माइनस यहाँ लगा लीजिए, -1 और 22 और 45 हो जाएगा 67, तो ये होगा -2, और यहाँ देखिए 36 होगा 39 -3, और माइनस बाहर पड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया 1 2 3, और हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमारी वैल्यू आ गए 1 2 3, और ये वैल्यू अगर आ गया तो हम इसमें इक्वेशन में रख के चेक कर लेंगे कि हमारी वैल्यू सही है कि या गलत है, और हम इस आंसर को चेक करके अपने संतुष्ट हो सकते हैं कि जो हमने लगाया वो सही है कि नहीं। तो चेक कर लीजिए, यहाँ 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो -6, तो 2 -6 में -4 होगा, और 3 5 15, 15 में -4 घटाएंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है, ये करेक्ट है। इस तरह से पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे बार बार देखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, आना तो तय है। प्रारूप चेंज हो सकते हैं, तो प्रारूप चेंज होगा तो और आसान हो जाएगा। एक दूसरा प्रारूप में बताता हूं जो संभवतः काफी आसान दिखे। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ए गिवन है 1 -1 0 2 3 2 3 4 0 1 2।
b के रूप में दिया है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 और ये कह रहा है कि दिखाइए कि बी इज इक्वल टू 6i होगा सो दैट, यानी वेरीफाई करना है इसको। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17 और y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हम ए देखें कि क्या इक्वेशन जो दिया गया है वो इनमें किसी से मेल खाता है क्या वैल्यू में। तो देखिए x 1 है, y -1 है तो 1 -1 और z नहीं है तो 0। 2 3 4 2 3 4 इसमें भी x नहीं है तो 0 1 2 यहां दिया है। इसका मतलब हमारा जो a है वो हमारे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ही मैट्रिक्स ए जो बनाया जाता है वही दिया है। अब आइए भगवान से बनाया, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जैसे कुछ दिखाई दे तो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो देखिए ए और बी निकालिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए या बी ए निकालिए जैसा ये कह रहे हैं, क्योंकि वेरीफाई भी करना है। तो बी ए निकालिए, बी और ए। तो सबसे पहले बी लिखा जाए 2 2 -4 -4 2 एंड -4 2 -1 एंड 5। और इसके सामने ए लिखा जाए 1 -1 0 2 3 4 एंड 0 1 2। अब जरा कैलकुलेट कर लिया जाए रो टू कॉलम। इस रो से इस कॉलम में गुणा करिए और यहां लिखिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 बाद ये 0 हो जाएगा। तो 0 लिखना नहीं है, बस ऐसे रख दीजिए। तो 6 हो गया। फिर इससे इसमें गुणा करें तो -2 2 3 जा 6 और 4 1 जा 4 तो -4 हो जाएगा। ये 0 आ गया। इससे इसमें गुणा करेंगे तो 0 2 4 जा 8 और देखिए -4 से -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -8, अर्थात ए भी 0 आ जाएगा। फिर अब इस दूसरे वाले रो और पहले कॉलम से गुणा करिए। -4 2 2 जा 4 तो ये भी +4 और ये 0 आएगा। तो देखिए पूरा 0 आएगा। और यहां पे देखिए -4 यानी ये 4 हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा और 4 1 जा -4 होगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 8 आएगा और ये -8 आ जाएगा। ये भी 0 आ गया। इससे इसमें गुणा करें तो हो जाएगा 2 -2 प्लस 0। फिर इससे दूसरे रो में -2 प्लस -3 -2 -3 और +5 तो ये भी 0 हो गया। 0 -4 और +10, यानी फाइनली अगर हम देखें तो बी ए इज इक्वल टू, ये वाला कैलकुलेशन देखिए ध्यान से। तो देखिए यहां 6 हो रहा है, 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। तो देखिए अगर 6 बाहर निकाल लेते हैं आप तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अर्थात ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम लोग 6i लिख सकते हैं।
तो BA बराबर 6i आ गया, जो ये कह रहे हैं वेरीफाई, तो पहला तो वेरीफाई हो गया ये। अब इसमें थोड़ी सी बुद्धिमानी करते हैं यहां पे हम लोग कि अगर BA इज इक्वल टू 6i है तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए A इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6i में A इनवर्स हो जाएगा, तो ये देखिए A इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा अर्थात B, और ये हो जाएगा I, ये 6A इनवर्स I, तो I भी खत्म हो जाएगा, यानी B इज इक्वल टू 6A इनवर्स। तो हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं 1/6B लिख करके, अर्थात B की वैल्यू हमारे पास है तो यहां लिख देंगे तो A इनवर्स फाइंड हो जाएगा और को फैक्टर निकालने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तो देखा जाए ये आ गया 1/6 और ये B लिख दे 2 2 -4 -4 2 एंड -4, ये हो गया 2 -1 5। और जब ये मिल गया तो ये सवाल अब काफी आसान हो जाएगा। हम सीधे सीधे यहां पर दिखा सकते हैं कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B। हालांकि B ये अलग से दिया है लेकिन हम B का मतलब ये समझते हैं, तो यहां पर हम B ना लिखकर हम डायरेक्ट चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 3 17 और 7। अब वैल्यू पुट किया जाए, इसका मतलब हुआ x y z और A इनवर्स के जगह पे 1/6 लिख सकते हैं हम लोग 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, और इसके सामने हम 3 17 और 7 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें 1/6 इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए 6 34 और -28 -12 34 और -28 6 -17 और 7 पंजे 35। तो फाइनली देखिए कितना आ गया 1/6, जोड़िए इसको 34 में से 28 जाएगा 6 आएगा, 8 6 14, तो 6 6 12, ये आ जाएगा, ये दोनों मिला के 40, तो हो जाएंगे -6 -40 में 34 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। ये देखिए 17 दूनी 34 एक 35 होता है, तो 18 प्लस 18 और ये 24, और इनको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 6 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो 2 -1 और 6 चौको 24 4। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू आ गई, यहां देखिए x y z, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1 और z की वैल्यू आ गई 4। अब चेक कर लीजिए यहां पे चेक करिए x - y बराबर 3 है ना, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, तो 1 2 + 3 1 2 + 2 और -1 अर्थात +1, तो 2 + 3 2 + 1 3 होता है, तो 3 हो गया। इसको भी चेक कर सकते हैं 4 -3 तो 1 आ गया, और ये हो गया 16 में एक जोड़ देंगे 17, यानी ये वैल्यू करेक्ट हो गया, x y z की वैल्यू आ गई फाइनली, और ये आंसर आ गया। अब ये सवाल फाइनल हो गया। तो दो तरह के सवाल हमने आपको बता दिए। अब और जो बाकी हमने सवाल आपको लिख के दिखाए इसमें, वो आप इन्हीं की मदद से लगा सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। एक और जो सजेशन मेरा था उस क्वेश्चन को सजेस्ट कर दे रहे हैं, अब इसे मिटा दे रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन के रूप में, इफ A 2 3 1 1 2 2 -3 1 -1, ये दिया है, कह रहा A इनवर्स को फाइंड करिए और इसका यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + y - 3z
इज इक्वल टू 13 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 8। अब इसको लेकर के हमें देखना है कि x y z ये जो बेल a दिया हुआ है बस इसको चेक कर लीजिए। 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 यहां नहीं है, यहां दिखाई दे रहा है। 3 2 z यहां के बजाय ऐसे दिख रहा है। 1 2 माइनस 1 यहां के बजाय ऐसे दिख रहा है। तो हम a को बनाने के लिए अब a को थोड़ी देर के लिए भूल जाएगी। a को हम ट्रांसपोज कर दें, अगर इसको ट्रांसपोज कर दें तो ये होगा 2 1 माइनस 3 3 2 1 एंड 1 2 माइनस 1। देखिए ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देना। सभी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो देखिए ये रो इस कॉलम में आ गया, ये रो इस कॉलम में और ये वाला रो इस कॉलम में आ गया। तो अब देख सकते मिलाइए 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 3 2 1 3 2 1 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1। ये क्लियर हो गया। बस इतना सा करिए कि इसको ए इनवर्स ए ट्रांसपोर्ट टी को पी मान लीजिए और फार्मूले में जो परिवर्तन, अब इस सबका कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। जो पहला क्वेश्चन हमने बताया था कोफैक्टर, सेम वही प्रक्रिया अपनाइए। करना क्या होगा लास्ट में, ये जो ए इनवर्स ट्रांसपोर्ट दिख रहा है उसकी जगह पे हम पी यूज करेंगे। यानी हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे पी इनवर्स और b यूज कर लेंगे बस, और कुछ नहीं करना। b हमारे पास पता है, x का मतलब x y z और p इनवर्स निकाल लेंगे हम लोग जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स से निकालते हैं, और b की जगह पर हम यूज कर लेंगे 13 4 और 8, ये यूज कर लेंगे हम लोग। और जो वैल्यू हम पहले सवाल में बताए थे कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बस उस ए इनवर्स की जगह पे पी इनवर्स कर देना, नाम बस चेंज कर देना है। इसको ट्रांसपोज करके लेना, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल करके एडजॉइंट निकालिए, फिर पी इनवर्स निकाल करके और इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और जो थोड़ा सा बोर्ड ने गेस किया है, तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वही वाली बात है कि इफ ए दिया हुआ है पहले से 2 3 10 4 माइनस 6 एंड 5 6 9 माइनस 20 और ए इनवर्स फाइंड करना है और इसकी मदद से इसकी वैल्यू निकालनी है 2 अपान एक्स 3 अपान वाई प्लस 10 अपान जेड इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है 4 अपान एक्स माइनस 6 अपान वाई 5 अपान जेड इज इक्वल टू 5। और तीसरा इक्वेशन 6 अपान एक्स प्लस 9 अपान वाई माइनस 20 अपान जेड इज इक्वल टू -4। अब देखिए इसमें तब्दीली क्या करनी है, इसमें भी सेम प्रोसेस पहला वाला ही अप्लाई करना है। इसमें भी करना क्या, आपको थोड़ा सा चेंज क्या करना है, ए इनवर्स तो निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, ये वैल्यू। जैसे ये वैल्यू निकल जाए ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स निकल जाए तो आपको पता है क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, और b की वैल्यू आपको दिख रहा है कि क्या है 2 5 और -4। ए इनवर्स फाइंड कर लीजिए यहां से। x का मतलब बस केवल x का मतलब चेंज होगा। इस x का मतलब देखिए 1 अपान x होगा, 1 अपान y होगा और 1 अपान z होगा, और कोई परिवर्तन नहीं करना। ए इनवर्स निकालिए और b जो दिख रहा है 2 5 और -4 का मल्टी, ये ए इनवर्स इसका निकाल करके वापस यहां रख दीजिए, फाइनल एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। 1 अपान एक्स की वैल्यू आएगी तो एक्स रिवर्स कर लेंगे, एक्स आ जाएगा।
1/y की वैल्यू आएगी तो रिवर्स कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो इतने प्रकार के सवाल अपने मॉडल पेपर में भी गेस किया हुआ, सीबीएसई ने भी गेस किया है और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हमने लिखा था, वो और आसान है, जो अपने किताब का भी एग्जाम्पल नंबर 33 मिसलेनियस मैट्रिक्स में दिया हुआ है। एक दो लाइन में उसको भी समझा दे रहे हैं हम। ये सवाल एक अपनी किताब का एग्जाम्पल है। यूज प्रोडक्ट और दो मैट्रिक्स दिया गया है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 और एक और मैट्रिक्स दी गई है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 और इसकी वैल्यू निकालनी है x -y + 2z = 1 2y -3z = 1 and 3x -2y + 4z = 2। ये तो और आसान है, बस इतना ही से एक ही काम करना है हम लोगों को, इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अगर इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया तो फिर क्या पूछना है, पहले इनको मिला लीजिए कि इनमें से कौन ए है। 1 -1 2 1 -1 2 0 2 -3 0 2 -3 3 -2 4 आ गया। इसका मतलब ये पहला वाला ए है, इसको हम लोग आइडेंटिटी आ गया तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। यानी इसको हम लोग अगर ए मानते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आ गया आइडेंटिटी तो पक्का है ये ए इनवर्स आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिए, यहीं पे गुणा करके बता दे रहे हैं। इस रो टू कॉलम देखिए, -2 + 9 -9 -2 -9 और देखिए ये कितना आ गया, 2 छक्के 12 तो 12 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ऐसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, यहाँ पे आएगा 9 2 11 12 में से तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 आ गया। दूसरे वाले में देखिए, इसमें 0 -2 और +2 ये 0 आ जाएगा। देखिए 1 +3 हो जाएगा 4 और -4 ये भी 0 आ गया। इसका मतलब पक्का इसका इसमें गुणा करेंगे 0, ये 18 ये -18 ये भी 0 आ गया। यहाँ देखिए 0 4 और -3 ये 1 आ जाएगा, पक्का ये 0 आएगा। तो 0 0 1 अर्थात ये देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया। तो क्या फायदा हुआ, ये ए है तो ये पक्का ए इनवर्स होगा, तभी तो इसकी जगह पे आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स = आइडेंटिटी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ गया तो पहला वाला इससे मेल खा रहा, अर्थात हमारा ए है और ए इनवर्स देखिए फाइंड हो गया। तो जैसे ही ए इनवर्स फाइंड होगा, अब ये दूसरी वाली मैट्रिक्स ए इनवर्स है, तो -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 ये हो गया। अब क्या करना है कि अब तो सीधे वैल्यू लिख देना ax = a इनवर्स और b, और ये हम प्रोसेस पहले से जानते हैं कि यहां पर x y z लिख दीजिए। a इनवर्स आ चुका है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 और इसकी जगह पे b यहां से दिख रहा है 1 1 2। जैसे कैलकुलेट करेंगे x y z की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसा सवाल दिखता है इस तरह से तो ये तो और आसान है, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब कोफैक्टर नहीं निकालना जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चे महसूस करते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम आज का जो पहला 100% आने वाला क्वेश्चन है ये हमने बता दिया। अगला हम शॉर्टेड डिस्टेंस यानी वेक्टर 3D से शॉर्टेड डिस्टेंस और उस पे कुछ आधारित एक दो क्वेश्चन और हमने गेस किया है,
वो दूसरी वीडियोस होगा, और तीसरी वीडियोस 100% आने वाला लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लगातार वीडियो डालेंगे और आप लोग इसको देखते रहिए, खूब देखिए, ताकि ये क्वेश्चन याद हो जाए, समझ में आ जाए, लगा ले जाकर बोर्ड एग्जाम में, और ये निश्चित रूप से आने वाला है। थैंक यू।